नमस्कार। तो पिछली वीडियो में अपन ने बात कर ली थी कि बीटर ब्रिज के वहाँ पर मेलोर को मार दिया गया। इस वीडियो में बात करेंगे कि क्रिस्टन कोल और उसके आर्मी का क्या हुआ जब वो रीच की साइड जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वीडियो को करते हैं शुरू फुल सीजन 3 के स्पॉयलर्स के साथ में। क्रिस्टन कोल जब अपनी आर्मी लेकर किंग्स लैंडिंग से हेरन हॉल की तरफ निकला था तब उसके पास में 4000 सोल्जर्स थे। लेकिन अब वो वापस हेरन हॉल से रीच की तरफ निकला है तो उसके पास में 3600 सोल्जर्स ही है। कई सारे सैनिक खाने पीने की कमी और बीमारियों की वजह से मारे जा चुके थे। इसकी ये सेना गोडसाई को वेस्टर्न शोर्स पे पार करते हुए रीच की तरफ जा रही थी। उधर हेरन हॉल के अंदर भी प्रिंस एमन टारगेरियन, अब उसके पास में कोई सेना नहीं थी तो फालतू लोड नहीं, वो अपना वगार को लेकर जहाँ पर चाहता था वहाँ पर जा सकता था। क्रिस्टन के आर्मी के निकलते वो भी वहाँ से हेरन हॉल से निकल गया। क्रिस्टन और उसकी आर्मी और उसके बाद में एमन के निकलते हेरन हॉल वापस खाली हो गया था। इसके 3 दिन बाद में शबीता फ्रे, जो कि ट्विंस की है, और लेडी फ्रे वो यहाँ पर आ जाती है अपने लोगों को, अपने नाइट्स को लेकर, और अटैक कर देती है हेरन हॉल के ऊपर। फिलहाल तो यहाँ पे कोई ग्रीन्स का होता नहीं है, लेकिन फिर भी वो इस किले को अपने कंट्रोल में ले लेती है। यहाँ पर केवल उसको एलिसेंट रिवर मिलती है, वही औरत जो पेशे से तो दाइमा थी लेकिन जिसके बारे में लोग कहते ये कोई काली जादूगरनी है। अब हेरन हॉल के पापा भी गोडसाई होते हैं, यानी कि पुराने भगवान को मानने वाले वो वाले पेड़। वहाँ पर जाकर ये कहती है मेरे पेट के अंदर एक टारगेरियन बास्टर्ड है और मैं उसकी गर्मी को महसूस कर सकती हूँ। वो मेरा और प्रिंस एमन का बेटा है। हिस्ट्री में लिखा गया है उसके पेट में कोई बच्चा नहीं होगा, वो तो सिर्फ प्रिंस एमन टारगेरियन, वो जो आग लगाता था वही होगी अंदर। प्रिंस एमन टारगेरियन हेरन हॉल में एलिसन रिवर को छोड़ के ऐसे ही अकेला चला गया था। वो और उसका वगार कहीं पे भी जाने के लिए बिल्कुल फ्री थे। अब एमन टारगेरियन के लड़ने का पैटर्न बिल्कुल वही था जो एगोन द कॉन्करर और उसके सिस्टर वाइफ्स का था। यानी कि जो एगोन फर्स्ट था वो भी बहुत सालों पहले ऐसे ही पूरे वेस्टरोस को कॉन्कर करने के लिए निकला था, तब उसके पास में कोई आर्मी नहीं थी। वो और उसकी सिस्टर वाइफ्स बस ड्रैगन लेकर जहाँ पे भी मन होता उनके ऊपर आग बरसा देते थे। तो प्रिंस एमन टारगेरियन भी बिल्कुल वैसे ही लड़ने वाला था। एमन टारगेरियन का गुस्सा सबसे पहले हाउस डेरी ने झेला। अगर तुम्हें याद हो तो ये वही हाउस है जो डेमन की हेल्प करने स्टेनहेज का किला जितवाने चला जाता है। इसके अलावा उस लॉन्ग लिव लैंसलेयर के पास में जाकर उसका भी सपोर्ट करते हैं फिश फीड के टाइम पे। और क्रिस्टन कोल जब यहाँ पे हेरन हॉल आ रहा था आर्मी लेके तो बीच में लड़ने के लिए पहुंच गए। वो बात अलग है कि क्रिस्टन कोल ने इनको मार मार के भगा दिया था। लेकिन अब हाउस डेरी का कैसल और उसके सारे गाँव उन सबको एमन ने जलाना शुरू कर दिया। एमन ने वहाँ पर लगी हुई फसलों को भी नहीं छोड़ा, उसने उन खेत को जला दिया। हाउस डेरी का कैसल पूरी तरीके से आग में जल चुका था। लेडी डेरी और उनके छोटे बच्चे बच गए क्योंकि वो उन पत्थरों के अंदर नीचे की साइड में छिप गए थे। लेकिन लॉर्ड डेरी और उनका स्वॉर्न प्रोटेक्टर, कुछ एक सैनिक और एक क्रॉसबो वाला सैनिक, ये सब जाके ट्राई करते कि हम उस वगार को मार देंगे और सामने से जाके फेस करने की कोशिश करते हैं। तो वगार इन सबको जिंदा जला देता है। इसके 3 दिन बाद में लॉर्ड होरवे का जो टाउन होता है उसको भी वगार जाके जला देता है। फिर उसके बाद में हाउस मिल, हाउस ब्लैक बकल, हाउस बकल, स्पाइडर वुड और भी बहुत सारे हाउसेस होते हैं जिनको थोड़ी थोड़ी देर में जाके एमन और वगार जला रहे होते हैं। कुछ एक दिन हो जाते हैं वगार और एमन को ऐसे लड़ते हुए, और कई सारे हाउस रिवरलैंड्स, आधा रिवरलैंड्स के हाउस जल चुके थे। लेकिन ये जलने वाले छोटे मोटे हाउसेज ही थे। आग केवल एमन टारगेरियन और ग्रीन्स के पास ही नहीं थी, क्रिस्टन कोल की आर्मी को भी आग को फेस करना पड़ा। अब इनकी इतनी बड़ी आर्मी जिस भी साइड साउथ के अंदर से जिस रास्ते से जा रही होती, वहाँ के रिवरलैंड्स के लॉर्ड पहले इस बात से सचेत हो जाते और जो भी रास्ते के बीच में गांव वगैरह आता है उसको पूरा खाली करवा देते और उसको जला दिया जाता था। वहाँ की सारी क्रॉप्स को जला देते थे, जिससे कि क्रिस्टन कोल की आर्मी को पहले से खाने पीने का तो था नहीं, और अभी जिस विलेज से गुजरते थे वहाँ पर भी और कुछ बचता नहीं था। ये जिन जंगलों से निकलते वहाँ पर भी रिवरलैंड्स के लॉर्ड उन जंगलों को जला देते थे, जिससे क्रिस्टन कोल की आर्मी को आगे जाने में बहुत प्रॉब्लम होती थी। कोल की आर्मी जिस भी रास्ते से गुजरती थी उस रास्ते में पहले से आग लगी हुई होती थी। इवन इनके रास्ते में कोई टाउन, विलेज, कुछ भी चीज़ आती थी वहाँ पे बस मुर्दा लोग होते थे, मुर्दा लाशें, मरे हुए घोड़े, गाय, भैंस, इंसान। इनके रास्ते में आने वाले हर एक टाउन के अंदर ऐसे ही मरे हुए ये लोग होते थे, या फिर इन जानवरों की लाशों को उन पूल्स के अंदर और उन कुएं के अंदर डाल देते थे, जिससे कि क्रिस्टन कोल की आर्मी पानी भी नहीं पी सकती थी। भले कोल की आर्मी अभी भी 3600 लोगों की हो, लेकिन खाना पीना उनके लिए अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। और इसी चीज़ का मजाक उड़ाने के लिए रिवरलैंड्स के लॉर्ड्स क्या करते हैं, जो फिश फीड के वहाँ पर लैनिस्टर्स मारे गए थे उन सब की लाशों को रास्ते के अंदर एक पेड़ के नीचे लगा देते, ऐसे कि वहाँ पे डिनर चल रहा हो, और वो सारी लाशें ग्रीन्स के कपड़े पहन रखे होते हैं। यानी कि ये एक तरीके से क्रिस्टन कोल की आर्मी के ऊपर जोक था
कि अगर खाना खाना हो तो इन लाशों के साथ में बैठ के खा लो, ये भी तुम्हारे टीम के ही है। इन सारी प्रॉब्लम्स और रास्ते में आग लगने की वजह से क्रिस्टन कोल की आर्मी अब धीरे धीरे आगे बढ़े जा रही थी। हेरन हॉल से निकले हुए इनको 4 दिन हो चुके थे। अब तो अटैक्स आने शुरू हुए। आर्चर्स तीरंदाज पेड़ों के पीछे छुपे रहते थे जंगलों के अंदर, और जो भी आउटराइडर्स और रियर गार्ड्स उस सेना के साथ में चलते थे उनको मार देते। आउटराइडर्स यानी कि वो सैनिक होते जो रास्ता चेक करने के लिए सेना से थोड़े से आगे चलते, ऐसे कि कोई खतरा तो नहीं है। और रियर गार्ड्स सेना से पीछे की साइड में चलते थोड़े, और बस ये ध्यान रखते कि कोई पीछे से आके अटैक तो नहीं करने वाला है, तो उनको भी टपका देते हैं। कभी कभार तो कोल की आर्मी के जब ज़्यादा सैनिक आ जाते थे तो फिर वो आर्चर्स जो पीठ पीछे हमला कर रहे थे या फिर आगे की साइड में आके हमला कर रहे थे, वो अपने अस्त्र को छोड़ के जंगलों के अंदर भाग जाते थे। और रिवरलैंड्स के जंगल तो उन सैनिकों के अपने खुद के होते थे, वो वहीं के रहने वाले थे, तो उनको अच्छे से पता होता था यहाँ पे अगर कोल की आर्मी का कोई भी सैनिक उनका पीछा करते हुए आ जाता तो उसको वो घेर के मार देते थे। अब जैसे तैसे करते हुए क्रिस्टन कोल की आर्मी फाइनली वो गोडसाई का जो लेक होता है उसको पार करने में कामयाब हो जाती है। इसके बाद में ये आर्मी एक गांव पहुंचती है जिसका नाम होता है क्रॉस्ड एलम्स। ये गांव भी जला हुआ होता है और यहाँ का सारा खाना पानी सब दूषित होता है। कुएं के अंदर लाशें डाल रखी होती है और खेत सारे जला रखे होते हैं। और यहाँ पर भी कोल की आर्मी का मजाक उड़ाने के लिए पेड़ के नीचे कुछ एक लाशें बैठी हुई होती है जैसे वो कोई खाना खा रही हो। कोल कहता है इन चीज़ों को अपन ने पहले भी देख रखा है, तो इन चीज़ों के ऊपर फालतू ध्यान मत दो, अपन आगे की साइड में बढ़ जाते हैं यहाँ से। कोल की आर्मी वहाँ से गुजर ही रही होती है, इतने में वो लाशें खड़ी हो जाती है अपनी जगह से और कोल की आर्मी के ऊपर अटैक कर देती है। थोड़ी देर तक क्रिस्टन कोल को भी समझ में नहीं आता है कि आखिर क्या हो रहा है, लेकिन फिर पता चलता है ये सब तो एक नाटक था, एक छलावा जो रिवरलैंड्स के लॉर्ड्स ने इसके साथ में किया। जब तक ये चीज़ पता चलती है तब तक कोल की आर्मी के 12 लोग मारे जा चुके होते हैं और वो लाशें वहाँ से जंगल में भाग जाती है। ये एक लड़ने का तरीका होता है जो ब्लैक टॉम्बो नाम का एक सेल्स वर्ड होता है जो कि मेयर से आया हुआ होता है और हाउस वेंस के वहाँ पर रहता है। पहले ये आदमी एक ममर था, यानी कि एक नाटक मंडली में काम करने वाला, लेकिन फिर अब ये रिवरलैंड्स के लॉर्ड्स के साथ में होता है और यहाँ पर ये अपनी टेक्निक्स लगा रहा होता है। अब ये सारी घटनाएं तो छोटी मोटी होती है, लेकिन क्रिस्टन कोल की आर्मी का काल सामने की साइड में इकट्ठा हो रहा होता है। होता यूँ है कि ट्राइडेंट के जितने भी छोटे मोटे लॉर्ड्स होते हैं वो सारे अपनी आर्मी को, सैनिकों को इकट्ठा कर देते एक जगह पर, और ये जगह साउथ की साइड में होती है। कोल की आर्मी जिस रास्ते में जा रही होती है उस रास्ते में एक बड़ी सी चट्टान आती है जिसके पीछे ये सारे ट्राइडेंट्स के लॉर्ड के सैनिक और जो विंटर वुल्फ्स होते हैं वो सारे छिपरे होते हैं। ब्लैक्स की सेना में लगभग 300 नाइट्स होते हैं और 300 ही तलवार चलाने वाले सैनिक। इसके अलावा 3000 तीरंदाज आर्चर्स होते हैं और 3000 रिवरलैंड्स के नॉर्मल सैनिक। इसके अलावा 700-800 विंटर वुल्फ्स भी होते हैं जो अपने नॉर्थ से लाए हुए हश पुश घोड़ों के ऊपर बैठे हुए होते हैं और बस लड़ने का इंतजार कर रहे होते हैं। वैसे तो इस ब्लैक्स की सेना ने ऐसे कई सारे फ्लैग्स लगा रखे थे जिनको देख के पता चल सकता है कि ये रेनिरा के सपोर्टर्स है, लेकिन फिर भी क्रिस्टन कोल की आर्मी इतने सारे ब्लैक्स को एक साथ में देख के चौंक जाती है कि आखिर ये कहाँ से आ गए। एक सैनिक पूछता है आखिर ये है कौन। इस पर क्रिस्टन कोल कहता है आवर डेथ, हमारी मृत्यु। अब ये ब्लैक्स की आर्मी कोल की आर्मी के कंपेयर में हर चीज़ में बेटर होती है। इन लोगों ने अच्छा खासा खाना पानी खाया होता है जिस चीज़ का क्रिस्टन कोल की आर्मी को इतने दिनों से लाले पड़ रहे थे। ब्लैक्स के पास में अच्छे हॉर्स थे, धारदार वेपन्स, और सबसे इम्पोर्टेंट ये पहाड़ी के ऊपर की साइड में थे। किसी भी सेना के लिए पहाड़ी के ऊपर होना बहुत सही चीज़ होती है। जो भी सेना ऊपर की साइड में होती है उसको इस चीज़ का हमेशा फ़ायदा होता है। अभी इस टाइम पर हर कंडीशन ब्लैक्स की तरफ होती है और क्रिस्टन कोल की आर्मी बीमार और खाने पानी की कमी से जूझ रही होती है, और ना ही कोल की आर्मी को लड़ने की कोई इच्छा होती है। इन लोगों को बस कैसे भी करके अच्छा खाना पानी और वापस घर पे जाना होता है। कोल भी इस चीज़ को अच्छे से समझ जाता है कि अगर अभी इनसे लड़ाई हुई तो हम किसी हालत में इनको नहीं हरा सकते। इस पर क्रिस्टन कोल एक पीस का बैनर लेके उन लोगों के पास में जाता है। इस पर ब्लैक्स की सेना में भी जब लोग देखते हैं कि कोल वाइट झंडा लेकर हमारी तरफ पीस के लिए आ रहा है, तो वहाँ वो पहाड़ी से भी 3 लीडर नीचे की तरफ उतरते हैं। ब्लैक्स की तरफ से जो उतरते हैं उनमें से एक होता है गैरीबाल्ड ग्रे, जो कि इनका लीडर होता है। दूसरा होता है लैंस लेयर पेटे लॉन्गलीफ, जिसने कि रेड फोक के वहाँ पर जेसन लेनिस्टर को मार डाला था। तीसरा रोडी द रूइन होता है, लॉर्ड ऑफ बोरो टाउन। फिशफील्ड में जो लड़ाई हुई थी उस लड़ाई के गांव अभी तक इस रोडी द रूइन के शरीर पे होते हैं। ब्लैक्स के ये तीनों लीडर्स, इनमें से चीफ लीडर होता है गैरीबाल्ड ग्रे और क्रिस्टन कोल, ये चारों जिस जगह पर मिलते हैं वो एक टीला टाइप का होता है। क्रिस्टन कोल पूछता है अगर मैं हमारे बैनर्स नीचे गिरा दूं तो क्या तुम हमें प्रॉमिस करते हो कि मुझे और मेरी सेना को जिंदा छोड़ दोगे।
इस पर गैरीबाल्ड ग्रे कहता है, पर मैं तो पहले ही प्रॉमिस कर चुका हूँ मुर्दा लोगों से। मैंने उनको कहा था मैं तुम्हारे लिए एक बढ़िया सा सेप्ट बनाऊंगा, और वो भी गद्दारों की हड्डियाँ और उनके स्कल से। तो बताओ क्रिस्टन, अब मैं तुम्हारी विश कैसे पूरी करूँ? अब यहाँ पर ये गद्दारों वाला यूँ सीन होता है कि ग्रीन्स के जो भी लोग हैं वो सारे ब्लैक्स को गद्दार कहते हैं, और जो ब्लैक्स के लोग हैं वो ग्रीन्स को गद्दार कहते हैं, यूँ कि तुमने हमारा बर्थ राइट छीन लिया। हम जिसको सपोर्ट कर रहे हैं, कोई अगर ब्लैक्स वाले रेनीरा को सपोर्ट कर रहे हैं तो वो ग्रीन्स को बोलते हैं कि तुम्हारे एगोन ने हमारा बर्थ राइट छीन लिया, तो तुम लोग गद्दार हो, और वाइस वर्सा ग्रीन्स के लिए। क्रिस्टन कोल शांति से बोलता है, अगर यहाँ पर बैटल हुई तो मेरे लोग तो मरेंगे ही मरेंगे, तुम्हारे भी काफ़ी सारे लोग मारे जाएंगे। इस पर लॉर्ड ऑफ बोरोटाउन रोड्रिक डस्टिन जोर से हंसता है और कहता है, इसीलिए तो हम यहाँ पर आए हैं, विंटर इज़ हियर। अब वापस जाने के लिए कोई जगह नहीं है, और इससे बेहतर और क्या हो सकता है कि हाथ में तलवार लेके मौत होए। इस पर क्रिस्टन कोल अपनी लंबी सी तलवार म्यान से बाहर निकाल देता है और कहता है, अगर तुम लोगों की यही इच्छा है तो अभी यहीं से लड़ाई शुरू कर देते हैं, तुम तीनों एक साथ में और मैं अकेला एक, शायद इससे तुम्हारे लड़ने का मन भर जाए। इस पर लॉन्ग लिव द लायन स्लेयर वो इनको रोक देता है और बोलता है, रुको यार, मुझे 3 और लोगों की ज़रूरत है। फिर लॉन्ग लिव कुछ इशारा करता है, इससे जो वो टीला होता है उसके पीछे से 3 सैनिक ऊपर की साइड में होते हैं। उन 3 में से एक तो वही होता है रॉब रेड रिवर्स, और 2 उसके आर्चर्स होते हैं। इन तीनों लोगों के पास में अपने अपने धनुष होते हैं, और फिर ये तीनों क्रिस्टन कोल के ऊपर बांध छोड़ते हैं। एक क्रिस्टन के पेट में लगता है, दूसरा गले के ऊपर, तीसरा छाती के ऊपर, और क्रिस्टन कोल नीचे गिर जाता है। फिर लॉन्ग लिव कहता है, किंग मेकर क्रिस्टन कोल, मैं तुम्हें बता नहीं सकता, तुम्हारे बारे में कोई सॉन्ग नहीं बन सकता, कितना तुम ब्रेवली लड़ते हुए मरे हो, और तुम्हारी वजह से 10,000 लोग जो मारे गए उसका क्या। पर यह सब लॉन्ग लिव क्रिस्टन कोल की लाश से कह रहा होता है, अब तक क्रिस्टन मर जाता है। इसके बाद में यहाँ पर एक बैटल होती है, और डांस ऑफ ड्रैगन की बाकी फाइट्स की तरह यह भी 1 साइडेड बैटल होती है। एक तरफ थे ब्लैक्स के लगभग 6,500 सोल्जर्स, और दूसरी तरफ क्रिस्टन कोल के 3,000 सैनिक। ब्लैक्स की सेना बिल्कुल लड़ने के मूड में होती है, और कोल की आर्मी इससे जस्ट ऑपोजिट। इन लोगों के पास में सही से खाना वगैरह नहीं होता है, लड़ने की बिल्कुल कंडीशन में ही नहीं होते हैं। फिर भी इनके बीच में बैटल होती है। सर रोड्रिक डस्टिन लॉर्ड ऑफ बोरोटाउन अपने होठों को साफ करता है, और उसके बाद में अपना वॉर हॉर्न जोर से बजाता है। इससे जो पहाड़ी के पीछे ब्लैक्स की सेना होती है उसको एक सिग्नल पहुंच जाता है, और विंटर वुल्फ हमेशा की तरह सबसे आगे लड़ने का ऑनर लेते हैं। इस तरह ब्लैक्स की सेना ग्रीन्स के ऊपर टूट पड़ती है। क्रिस्टन कोल की आर्मी ब्लैक्स के कंपेयर में पहले से कमज़ोर होती है, और जब इनको पता चलता है कि इनका लीडर क्रिस्टन कोल ऐसे मारा गया तो ये और ज़्यादा निराश और डर जाते हैं। बहुत सारे अपने हथियार यहीं पे बैटल ग्राउंड में छोड़ के यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक तो विंटर वुल्फ्स अपने घोड़ों के ऊपर बैठ के यहाँ पे पहुँच जाते हैं। ये वॉर बिल्कुल 1 साइडेड था, इसलिए इसके बाद में रोड्रिक डस्टिन कहते हैं, ये कोई वॉर नहीं था, इसमें तो हमने भागते हुए और कमज़ोर लोगों को मारा है, बस नरसंहार। मशरूम ने इस वॉर को बचर बोल नाम दिया, तब से इस वॉर का नाम यही पड़ गया। डांस ऑफ ड्रैगन के टाइम पर ही वेस्टरोस में एक और इंटरेस्टिंग इवेंट हुआ। वेस्टरोस के अंदर ये लोक कथा बहुत प्रचलित है कि बहुत पहले एज ऑफ हीरोज के टाइम पर यहाँ पे एक ड्रैगन था, उसका नाम था उरेक्स। फिर उस टाइम पे एक वॉरियर था जिसका नाम था सेरवेन, जिसे हिस्ट्री में सेरवेन ऑफ मिरर शील्ड के नाम से जाना गया। वो उस ड्रैगन को मारने के लिए जाता है, अपने एक हाथ में एक ढाल लेता है और दूसरे हाथ में एक लंबा सा भाला। उस ढाल को वो बहुत ज़्यादा पॉलिश करता है, इतना ज़्यादा पॉलिश कि उसमें ड्रैगन को कुछ नहीं दिख रहा था उसके पीछे क्या है। उस ढाल के पीछे वो वॉरियर छिप के उसके पास में चला गया ड्रैगन के, लेकिन ड्रैगन को भनक भी नहीं लगी, और फिर अचानक से सामने आकर उसके आँख में वो भाला घुसा दिया और इस तरह यूरेक्स ड्रैगन को मार दिया। तब से उसका नाम सेरवेन ऑफ मिरर शील्ड के नाम से फेमस हो गया। तो फिर स्टॉर्मलैंड के अंदर एक किला है जिसका नाम है स्टोन हेल्म। अगर तुम्हें याद हो तो लेडी जोना, जिसको क्रेगास डहार ट्राई के नकजे में ले लिया था और उसको बेच दिया था एसोस के अंदर, वो भी शायद यहीं से थी। स्टोन हेल्म का सेकेंड सन होता है। सेकेंड सन यानी कि जैसे डेमन नहीं है राजा के छोटा वाला भाई, वैसे यहाँ पे होता है सेकेंड सन, उसका नाम होता है ब्राउन स्वान। अब सबकी तरह उसको भी इस यूरेक्स ड्रैगन की लोक कथा मालूम होती है, तो वो भी अपने एक हाथ में डाल और दूसरे हाथ में एक स्पेयर भाला लेके चल दिया। उसके साथ में एक और आदमी था जो एक स्क्वायर था, और ये दोनों किसी ड्रैगन को मारने के लिए चल दिए। अब हिस्ट्री में कई सारे अकाउंट्स बने हुए कि ये कौन से वाले ड्रैगन को मारने गए थे। एक अकाउंट के अकॉर्डिंग ये वगार को मारने गए थे, जिससे कि एमन टारगेरियन मर जाए और सारा ये ग्रीन्स का जो खेल है वही खत्म हो जाए। जबकि दूसरे अकाउंट के अकॉर्डिंग अभी तो वगार रिवरलैंड्स के अंदर है, तो इसके सबसे पास में साइरेक्स है। स्टॉर्मलैंड से किंग्स लैंडिंग पास में, तो ये शायद साइरेक्स को मारने चला गया था।
जबकि एक और अकाउंट के अकॉर्डिंग सनफायर ड्रैगन को ये मारने गया था क्योंकि वो उड़ के इसके यहाँ पर आ गया था इसलिए। पर ये वाली बात शायद गलत है क्योंकि सनफायर ड्रैगन रूकरेस्ट के वहाँ से कहाँ पर चला गया किसी को भी कुछ भी मालूम नहीं है, किसी ने उसको नहीं देखा। पर जो कोई भी हो, तीनों हिस्ट्री अकाउंट्स लास्ट में जाकर एक ही बात कहते हैं, ब्राउन स्वान सर्वेंट ऑफ मिडरशील्ड की कॉपी नहीं कर पाया और ड्रैगन ने इसके ऊपर आग छोड़ दी जिसकी वजह से इसकी ढाल भी पिघल गई और ढाल के पीछे ये छिपा हुआ था। लेकिन वो आग इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि उसने ढाल को पिघला के इसको जला के मार डाला। अब विसरेस को मरे हुए लगभग 1.5 साल होने आ गया था। 1:30 AC का टाइम था। सिटाडेल के ओल्ड टाउन ने पूरे वेस्टरोस में 300 रेवेंस भेजे हर एक लॉर्ड के पास में, यूं कि जल्द सर्दी आने वाली है, उसकी तैयारी कर लो। पर हिस्ट्री लिखने वाले कहते हैं कि रेनीरा और एमंड के लिए, इनके लिए कहाँ सर्दियाँ, अभी भी गर्मी थी जो इनके ड्रैगन्स ब्रीथ कर रहे थे। भले ही किंग्स लैंडिंग के नॉर्मल लोगों ने अब धीरे धीरे रेनीरा को नापसंद करना शुरू कर दिया हो, लेकिन क्राउन इसके हाथ में था और नॉर्मल जनता क्या ही कर सकती है। इधर नेरोसी के पार ट्रायकी के इधर लड़ाइयाँ होनी शुरू हो गई, तुमने हमको लड़ने के लिए क्यों भेजा, इस टाइप से। तो वो जो अलायंस था इन तीनों सिटी का वो टूटने लगा। समंदर तो कल भी हाउस वैलेरियन का था और आज भी हाउस वैलेरियन का है। नॉर्थ की तरफ ठंडी हवाओं ने बर्फ का रूप ले लिया और असली सर्दी ने दस्तक दे दी थी। वेल ऑफ एयर पहाड़ियों के ऊपर है, वहाँ पर जो बर्फ़ गिरी ठंड की वजह से, आने वाली सर्दियों की वजह से, उससे वो जो सारे गेट्स होते हैं वो सारे ब्लॉक हो जाते हैं। तो अब वहाँ की आर्मी ब्लैक्स को सपोर्ट करने के लिए नहीं आ सकती होती है। इस पर वहाँ की लेडी अपने सारे सोल्जर्स को हाउस वैलेरियन के फ्लीट्स के अंदर बिठा के समुद्र के थ्रू भेजती है। इधर व्हाइट हार्बर से भी हाउस मैंड्रे के कई सारे सोल्जर्स और उनके दोनों लड़के टोरेन और मेड्रिक दोनों सेना लेकर हाउस वैलेरियन की फ्लीट्स पे बैठ के समुद्र के थ्रू आ रहे होते हैं। दिन ब दिन नॉर्थ और एरे के आने से रेनीरा की पावर बढ़े जा रही थी और एगोन की घटती। पर कोई भी वॉर तब तक नहीं जीता जा सकता जब तक कि उसके दुश्मन मारे ना जा चुके हो। किंग मेकर क्रिस्टन कोल बचर बोल के युद्ध के अंदर मारा जा चुका था, लेकिन एगोन सेकेंड जिसने खुद को किंग डिक्लेयर किया था वो तो अभी भी रिल्म के अंदर कहीं न कहीं जिंदा और फ्री था। उसकी बेटे जहरा वो भी यहाँ से भाग गई थी, पता नहीं वो भी कहाँ चली गई है। स्टोमैंड अभी भी लॉर्ड बोरस बराथन के पास में था जो कि रेनीरा के फ्रेंड नहीं है, वो एक एनिमी है। लेनिस्टर्स को भी ब्लैक्स के एनिमी में गिना जा सकता है, लेकिन उनके जेसन लेनिस्टर मारा जा चुका है। टाइलैंड यहाँ पर बंदी है और वैसे भी क्वीन रेनीरा को सपोर्ट करने वाले रेड क्रेकन यानी कि डेल्टन ग्रेजो ने उनका जो हाल कर रखा और फेयर आइल्स के ऊपर जो तबाही मचा रखी है वो तो सब जानते ही है। प्रिंस एमन टारगेरियन टेरर ऑफ ट्राइडेंट बन गया था, यानी कि ट्राइडेंट का आतंक। वो वगार पे बैठा हुआ कहीं पे भी आसमान से उतरता था और वहाँ पे आग बरसा देता था। वहाँ पर कुछ बचता था तो केवल लाशें और राख। अब इसके यूं भी नहीं था कि आज यहाँ पे जलाया तो कल इसके पास वाले को ही जलाएगा। कल ये पिछली जलाई हुई जगह से लगभग 200 किलोमीटर दूर जाके जलाता था, तो कोई प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकता कब ये कहाँ पर अटैक करने वाला है। वगार ने कई सारे टाउन के टाउन जला दिए, वाइट विलो, ओल्ड विलो जैसे टाउन तो पूरी तरीके से राख हो गए थे। एक टाउन था जिसका नाम था मेरीडाउन डेल, वहाँ पर 300 लोग और 300 भेड़ें वगार की वजह से जिंदा जल गए। अब यूं एमन टारगेरियन इधर दूर जलाता जलाता अचानक से वापस हेरेनोल आ गया। तुम्हें याद हो तो एमंड के जाते ही 3 दिन बाद में शबीता फ्रे ने आके यहाँ पे कब्जा कर रखा था, तो एमंड के ऐसे अचानक से आते ही एमंड ने इसके ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया। ड्रैगन फायर से यहाँ पे जितने भी जलने लायक चीज़ें होती है लकड़ी की, उन सबको जला देता है। वो बात अलग थी, एक टाइम पर वो बलेरियन था और उसके साथ में एगोन का गुस्सा, उन्होंने इसके पत्थरों को जला दिया, लेकिन वगार की आग में इतना भी दम नहीं था कि पत्थरों को जला देवे। शबीता फ्रे हेरेनोल के कठोर पत्थरों में नीचे की तरफ चली जाती है, इसलिए वो बच जाती है। फ्रेस के 6 नाइट्स और 2 मैन एट आर्म्स नॉर्मल सिपाही उस ड्रैगन से आके लड़ने की कोशिश करते और उसको मारने की, उनको वगार जिंदा जला देता है। शबीता फ्रे जैसे तैसे बचकर यहाँ से भागकर चुपचाप फिन की तरफ निकल जाती है, अपने कैसल की तरफ। अब इतने दिनों से शबीता फ्रे यहाँ पर थी तो उसने एलिसन रिवर को बंदी बना रखा था, लेकिन उसके जाते वक्त पता नहीं एलिसन रिवर उसकी कैद से कैसे छूट गई, वो एमंड के साथ में चली गई। अब ये चीज़ तुम देखो तो बड़ी सुपर नेचुरल है, ये एलिसन रिवर तो औरत ही सुपर नेचुरल है। धीरे धीरे पूरे रिवरलैंड्स के अंदर ये अफवाह फैल गई कि कभी भी वगार किसी के भी ऊपर आके अटैक कर सकता है। वैसे तो ये अफवाह नहीं थी, ये सच्चाई थी, लेकिन एमंड किसी के भी ऊपर अटैक नहीं कर रहा था, वो छोटे मोटे लॉर्ड्स के ऊपर ही कर रहा था सबसे फर्स्ट। अब तो सारे लॉर्ड्स और उनके सैनिक आसमान में हमेशा देखते रहने लग गए कि क्या पता कब हमारे पास में आ जाए। लॉर्ड ऑफ मेदनपुल, लेडी ऑफ डिस्केंडल और जो 11 साल का नया लॉर्ड बना होता है लॉर्ड रोवेंट्री, ये सब लोग अर्जेंट मैसेज भेजते क्वीन रेनीरा को कि आप अपने ड्रैगन भेजो, ये हमको मारने के लिए आ रहा है।
पर फिर भी अभी रेनिरा के शासन को सबसे बड़ा खतरा एमन टारगेरियन नहीं था, ये उसका छोटा भाई डेरोन द डेयरिंग था, जो ओरमोंट हाईटावर की कैप्टनशिप में लड़ रहा था और एक बड़ी सी आर्मी लेके किंग्स लैंडिंग की तरफ आ रहा था। पिछली वीडियो में अपन ने बात की थी कि वो बीटर ब्रिज को जला देते, तो अब वो पूरी हाईटावर्स की सेना बीटर ब्रिज और उस मेंढर नदी को पार कर लेती है। मेंढर नदी से आगे आते ही इनके किंग्स लैंडिंग की तरफ जाने की स्पीड थोड़ी स्लो हो जाती है, लेकिन इनके रास्ते में कोई भी ब्लैक्स का सपोर्टर हाउस आता था तो उसको ये झुका देते थे, पर वहाँ की सारी वेल्थ, गोल्ड वगैरह और वहाँ का खाना वो अपनी सेना को दे देते थे, और उस झुके हुए ब्लैक्स के सपोर्ट करने वाले हाउस से सारे के सारे सोल्जर्स अपने साथ में ले लेते थे और अपनी सेना में मिला देते थे। इस सेना को कमांड तो ओरमोंट हाईटावर करते थे, लेकिन टेसेरेन के साथ में डेरोन द डेयरिंग इस सेना से आगे की साइड में चलता था, क्योंकि कोई लड़ने के लिए आ जाए तो सबसे फर्स्ट इसको फेस करना पड़ेगा। जब शुरुआत में ओरमोंट हाईटावर ओल्ड टाउन से रवाना हुए थे, तब तो इनको थोड़े बहुत जो ब्लैक्स के हाउस थे वो परेशान भी करते थे, लेकिन अब ड्रैगन के डर से कोई इनके रास्ते में नहीं आता है। एक हिस्ट्री अकाउंट के अकॉर्डिंग इस सेना के अंदर लगभग 2000 नाइट थे और 20,000 की सेना थी ये। 2000 नाइट्स, तुम समझ रहे हो, तो 2000 तक केवल विंटर वुल्स आए थे, उसके बराबर तो इनके पास में केवल नाइट्स ही है। अब इन सब थ्रेट्स को देखते हुए क्वीन रेनिरा के हैंड कोलस फ्लोन कहता है, यो ग्रेस, अब समय आ गया है इस वॉर को रोकने का। वो रेनिरा को सजेस्ट करता है, हमें लॉर्ड बराथियन, हाईटावर्स, लेनिस्टर्स, इन तीनों हाउसेस को ऐसा ऑफर देना चाहिए कि अगर ये हमारे सामने झुक जाएंगे तो हम इनको छोड़ देंगे। और उस क्वीन हेलिसेंट हाईटावर जिसको जेल में डाल रखा है, उसको फेथ ऑफ 7 को दे देते हैं। उसकी बेटी हेलेना को भी। ये दोनों माँ बेटियाँ वहाँ पे फेथ ऑफ 7 में रहेगी और पूरी ज़िंदगी भगवान की पूजा में रहेगी। इनकी बेटी जहरा को वापस किंग्स लैंडिंग में लेके आ जाते और यहाँ पे ये आपकी वार्ड बन के रह जाएगी। फिर जब जहरा बड़ी हुई तब इसकी और एगोन द यंगर इन दोनों की शादी करवा देंगे, जिससे कि टारगेरियन हाउस के जो 2 फ्रैक्शंस हो गए इन दोनों में वापस पैचअप हो जाएगा। पर रेनिरा पूछती है, पर मेरे भाइयों का क्या? एमंड और एगोन तो अभी जिंदा है। सिस ने कुछ आंसर दे पाता, इससे पहले रेनिरा वापस बोलती है, वो फॉल्स किंग और वो किंग्सलेयर एमंड टारगेरियन, उन दोनों को मैं कैसे छोड़ दूँ, जिन्होंने मेरे बर्थ राइट को छीनने की कोशिश की और मेरे बेटे को मार डाला। कोलोरस वलेरियन सजेस्ट करता है उन दोनों को वॉल के ऊपर भेज देते हैं, वहाँ पर वो नाइट वॉच के अंदर रहेंगे और नाइट वॉच की जो सेक्रेट ओथ है उसको लेने के बाद में वो नाइट वॉच से जुड़ जाएंगे। रेनिरा बोलती है, पर लोग तो ओथ भी तोड़ देते हैं, क्या आप भूल गए मेरे पिता किंग विसरस ने इन सब लोगों को शपथ दिलवाई थी कि ये मेरे क्लेम को सपोर्ट करेंगे, लेकिन आज देख लो। क्वीन कॉन्सर्ट डेमन टारगेरियन भी बोलता है, हम इन लोगों को ऐसे माफ़ नहीं कर सकते। रेनिरा सही कह रही है, अगर आज इन गद्दारों को छोड़ दिया तो कल के दिन यही नए रेबिलियन शुरू करेंगे। डेमन कहता है, वॉर तभी ख़त्म होगा जब उन गद्दारों की शक्ल, उनकी खोपड़ियाँ यहाँ पर सिटी वॉच के गेट्स के ऊपर लगी हुई होगी और किंग्स लैंडिंग के लोग उनको देख के हंस रहे होंगे। आज भले एगोन सेकंड टारगेरियन कहीं पे भाग गया है, लेकिन वो कितने दिनों तक छिपा रहेगा। पर हाल फिलहाल में वो प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम एमन टारगेरियन और उसका भाई डेरोन टारगेरियन है। डेमन कहता है, बराथियंस और लेनिस्टर्स इन दोनों ने गलत साइड चूज़ की और ये गद्दार है, इनके तो पूरे हाउस को ख़त्म कर डालना चाहिए और इनकी जगह ज़मीन, इनकी सारी पदवियाँ उन लोगों को देनी चाहिए जो हमारी तरफ लॉयल है। उस द वाइट और ह्यू हैमर जिन्होंने हमारे लिए अपनी लॉयल्टी प्रूव की है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो इन दोनों की जगह उनको दे देनी चाहिए। हैंड ऑफ द क्वीन कोलस फ्लोन एकदम से डरते हुए कहता है, ऐसा कैसे कर सकते हम? ऐसा करेंगे तो 2 प्योर और नोबल हाउस जो काफ़ी पुराने टाइम से राज कर रहे वो पूरे के पूरे ख़त्म हो जाएंगे, और तुम्हें नहीं लगता अगर ऐसा करेंगे तो आधा वेस्टरोस हमारे सामने खड़ा हो जाएगा। अब ये सब क्वीन रेनिरा के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किसकी बात सुनेगी, क्वीन कॉन्सर्ट डेमन टारगेरियन की या फिर कोलस फ्लोन की। लेकिन ये तो कोई बीच का रास्ता निकाल देती है। ये कहती है, स्टोमैन और कास्टली रॉक इनके पास में एक लेटर भेजेंगे और इनको माफ़ कर दिया जाएगा, लेकिन ये तभी होगा जब पूरा वॉर ख़त्म हो जाएगा। अभी मेरे दोनों भाई जिंदा है, एमंड और एगोन, जब तक वो नहीं मर जाते वॉर ख़त्म नहीं होने वाला। और एक बार वो दोनों मर गए तो उनको सपोर्ट करने वाले सारे के सारे लोग वैसे ही झुक जाएंगे। उनके ड्रैगन्स को मारकर उनकी स्कल को मेरे थ्रोन रूम के अंदर एक सजावट के रूप में लगा दिया जाएगा, जिससे कि थ्रोन रूम में आने वाले हर एक लॉर्ड को सालों तक पता चले कि गद्दारी की क्या सज़ा होती है। इवन ड्रैगन को भी नहीं बख्शा जाता है। अब ये सब प्लान हो रहा होता है, फिर इनके वॉर का प्लानिंग्स बनती है कि कौन कहाँ पे जाके अटैक करेगा। किंग्स लैंडिंग को ऐसे अनडिफेंडेबल नहीं छोड़ सकते। यहाँ पर क्वीन रेनिरा रहेगी और उसके साथ में उसका छोटा सा बच्चा जोफ्री, जो कि 13 साल का है। ये वापस जिद कर रहा होता है कि मुझे भी कहीं न कहीं लड़ने के लिए भेज दो, लेकिन फिर इसको बोलते, तुम्हें अपनी माँ की और पूरी सिटी की रक्षा करनी है, इसलिए यहीं पे रहना पड़ेगा।
और इसके बाद में जोफ्री का दिल रखने के लिए इसको एक ओथ भी दिलवा देते हैं, जिसमें ये शपथ लेता है कि मैं किंग्स लैंडिंग की पूरी तत्परता से और पूरे परिश्रम से रक्षा करूंगा। साइरेक्स और टेरेक्सेस ये दोनों तो यहीं पे होंगे ही, इनके अलावा एडम वल्यूरन का ड्रैगन सी स्मोक भी यहीं पे होगा इसको डिफेंड करने के लिए। 3 ड्रैगन इनफ है किंग्स लैंडिंग को डिफेंड करने के लिए, और बाकी सारे ड्रैगन्स वॉर के अंदर जाएंगे। प्रिंस डेमन टारगेरियन अपना खूंखार ड्रैगन कैरेक्सेस को लेकर ट्राइडेंट में जाएगा, और उसके साथ में नेटल्स होगी वो छोटी सी ब्राउन लड़की अपना ड्रैगन शिप स्टेलर को लेकर। ये दोनों जाकर प्रिंस डेमन टारगेरियन और उसके वगार को ढूंढेंगे और उसको मार डालेंगे। वुल्फ द वाइट और ह्यू हैमर ये दोनों जाएंगे थंबलटोन। वैसे थंबलटोन पर अभी हाईटावर्स की सेना नहीं पहुंची है, लेकिन अभी जहाँ पर हाईटावर्स की सेना चल रही है और किंग्स लैंडिंग, इनके बीच में अगर सबसे बढ़िया और कोई लड़ने लायक टाउन है तो वो यही है। अभी तो ये टाउन ब्लैक्स की तरफ होता है, लेकिन इसको डिफेंड करने के लिए ये दोनों ड्रैगन्स वहाँ पर जाएंगे, और वैसे भी थोड़े दिनों में हाईटावर्स वहीं पर पहुँचने वाले हैं। थंबलटोन का कैसल किंग्स लैंडिंग से लगभग 50 लीग दूर होगा, यानी कि लगभग 200 किलोमीटर। ये दोनों अपने ड्रैगन सिल्वरविंग और वर्मीथोर को लेके जाएंगे, ऑर्मंड हाईटावर की पूरी सेना को ख़त्म कर देंगे, टेसेरियन और डेरोन को भी। लॉर्ड कोलस लोन सजेस्ट करता है कि डेरोन अभी काफ़ी छोटा है, वो केवल एक लड़का है, उसको मारते नहीं है, उसको बस बंदी बनाकर यहाँ पे लेके आ जाएंगे। इस पर क्वीन रेनिरा कहती है वो हमेशा एक लड़का नहीं रहने वाला, वो भी बड़ा होगा, और उसके बाद में वो मेरे बेटों के लिए थ्रेट बन जाएगा। अब ये सारे प्लान्स बन रहे और ये प्लान बिल्कुल परफेक्ट है। अगर ऐसा बिल्कुल हो जाए तो फिर ग्रीन्स ख़त्म हो जाएंगे। इनमें से थोड़ी बहुत बातें क्वीन एलिसेंट के कानों में भी पड़ जाती है, जिसको इतने दिनों से बंदी बना रखा होता है। वो बेड़ियों में जकड़ी हुई दौड़ती हुई थ्रोन रूम के अंदर आती है और क्वीन रेनिरा के कदमों में पड़ जाती है। वो केवल रोए जा रही थी और वो कह रही थी अब बस पीस कर देनी चाहिए, काफ़ी लड़ चुके हैं हम। वो क्वीन रेनिरा को सजेस्ट करती है हमें पूरी रिल्म को 2 भागों में बांट देना चाहिए, नॉर्थ वेल ऑफ एरे, क्राउन लैंड्स और ट्राइडेंट, ये सारी जगह रेनिरा के पास में रहेगी, और वेस्टर्न लैंड्स, स्टॉर्म लैंड्स और रीच ये सारे एरिया एगोन सेकेंड के पास में रहेगा। वो रेनिरा से कहती है किंग्स लैंडिंग भी आप अपने पास ही रहने दो, हम अपना अलग से कैपिटल बना देंगे ओल्ड टाउन के अंदर और वहाँ से रहना शुरू कर देंगे। अब एरिया वाइज देखें तो रेनिरा के पास में ज़्यादा जगह आ रही होती है, लेकिन रेनिरा तो खुद अभी पावर में, तो वो इस ऑफ़र को क्यों एक्सेप्ट करेगी। वो इस ऑफ़र के लिए एलिसेंट से साफ मना कर देती है और फिर कहती है तुम्हारे बेटों को तो मैं कोर्ट के अंदर कुछ एक पोजीशंस तक दे देती अगर वो विश्वास पात्र बने रहते तो, लेकिन उन्होंने तो मेरे थ्रोन को चुराने की कोशिश की और एक ने तो मेरे बेटों को मार डाला, उनको मैं ऐसे कैसे छोड़ सकती हूँ। उनके हाथों में मेरे दोनों बच्चों का खून रंगा हुआ है, जेक और लूक मेरे दोनों बच्चे उनकी वजह से मारे गए। एलिसेंट कहती है युद्ध के अंदर बास्टर्ड मरे हैं, वो कोई तुम्हारे बेटे नहीं थे। एलिसेंट वापस कहती है वो मेरे बेटे हैं, वो इनोसेंट है, उनकी कोई गलती नहीं है, वो तुम्हारे भाई है, तुम उनको कैसे मार सकती हो। रेनिरा तुम्हारे बदले की भावना में और कितने लोग मरेंगे, अब तो रुक जाओ। पर ये सारी बातें उल्टा रेनिरा को गुस्सा ही करती है। वह कहती है मैं वापस और ज़्यादा झूठ नहीं सुनूंगी, अगर तुमने मेरे बेटों को बास्टर्ड कहा तो मैं तुम्हारी जीभ कटवा दूंगी। अब यहाँ पर मशरूम एक अलग ही कहानी सुनाता है। मशरूम अभी यहाँ पर किंग्स लैंडिंग के अंदर रेनिरा के पास में ही होता है, तो हो सकता है इसकी कहानी सही भी हो। इस कहानी के अकॉर्डिंग एक बार तो रेनिरा सच में आदेश दे देती है कि क्वीन एलिसेंट की जीभ काट दो। सैनिक सामने की साइड में आता भी है और उसको नीचे भी गिरा देते हैं, लेकिन बाद में वो उसको रोक देती है। ये सब केवल उसको डराने की कोशिश थी। मशरूम के अकॉर्डिंग उस टाइम पर क्वीन रेनिरा अपने थ्रोन के ऊपर बैठी हुई थी और उसके पास में वाइट वॉर्म मिस्री थी, वाइट वॉर्म माइसेरिया। जीभ कटवाने से भी ज़्यादा दर्दनाक और क्रूअल पनिशमेंट का सजेस्ट करती है। वो क्वीन रेनिरा को कहती है हेलेना टारगेरियन और क्वीन एलिसेंट हाईटावर इन दोनों को तो ब्रोथल के अंदर भेज देना चाहिए, जहाँ पर ये बेड़ियों में बंदी रहेगी और जो भी आदमी इनसे प्लेजर लेना चाहे वो ले सकता है। ये तो रॉयल लोग हैं, इनके लिए तो प्राइस भी ज़्यादा होनी चाहिए। हेलेना के लिए 3 ड्रैगन और एलिसेंट के लिए 1 ड्रैगन। अब यहाँ पर मैं तुम्हें बता दूँ कि ड्रैगन एक करेंसी है जो नॉर्मली चलती है किंग्स लैंडिंग और पूरे वेस्टरोस के अंदर। हेलेना अभी एलिसेंट के कंपेयर में इससे ज़्यादा खूबसूरत और यंग है, इसलिए इसकी जो प्राइस होगी वो ज़्यादा रखी जाएगी। और फिर इन दोनों को ब्रोथल के अंदर तब तक रखा जाना चाहिए जब तक कि इनके पेट के अंदर किसी आदमी का बास्टर्ड नहीं हो जाए। इनको बास्टर्ड बोलने में कोई शर्म नहीं आती है ना, तो इनके पेट में जब एक बास्टर्ड होगा तब कैसा लगेगा इनको। पूरी दुनिया में 2 चीज़ों का कभी कोई अंत नहीं है, लस्ट ऑफ मैन और क्रूअल्टी ऑफ वुमेन। पर ये सारी मशरूम की बातें हैं, और मशरूम कोई पढ़ा लिखा आदमी नहीं था। उसने ये सारी कहानियाँ तब लिखी थी जब ये वॉर ख़त्म हो गया था और उससे काफ़ी दिनों के बाद में।
और ये भी उसने कोई खुद ने नहीं लिखी, उसने किसी और से लिखवाई थी। तो हो सकता है कुछ गड़बड़ हो उसकी कहानियों में। फिलहाल अभी अपन को इन ब्रोथल क्वींस की जगह ड्रैगन्स की तरफ जाना चाहिए। ये लाइन मैं नहीं बोल रहा हूँ, बुक में इस टाइप से लिख रखा है कि ब्रोथल क्वीन की जगह अभी अपन को ड्रैगन्स पे जाना चाहिए। ड्रैगन्स बैटल के लिए निकल चुके थे। कैरेक्सस और शीप स्टेलर दोनों नॉर्थ की तरफ गए। सिल्वरविंग और वर्मीथोर दोनों ड्रैगन साउथ की तरफ। तो आज के अध्याय को यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन देखेंगे कि ड्रैगन्स की बैटल होगी वो किस टाइप से होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक तुम चैनल पे कुछ भी वीडियो देख सकते हो, क्योंकि कल तो वीडियो आने वाली है नहीं। मुझे आज नॉर्थ के अंदर नहीं जाना है, मुझे अपने घर डॉन की तरफ जाना है। आखिर में वहाँ का प्रिंस हूँ, लोगों को पूछ के आना है कैसे क्या है लोग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। धन्यवाद।